गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज जो हम प्रश्न करेंगे वो 156 के बाद से शुरू करेंगे। तो मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ एक कहानी से, मन के हारे हार है, मन के जीते जितने भी मन को जीत लिया है वो विजेता है, और जो मन को हार गया है वो असफल है। सफलता और असफलता कुछ नहीं होती है। जो जो चीज़ आप चाहते हो उस चीज़ को पा लेते हो तो उसको सफल बोलते हैं, और जिसको आप नहीं पा पाते हो उसको आप असफल असफल बोलते हो, असफल बोलते हैं। लेकिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर पाते हैं। सपोज़ आपने किसी बड़ी तैयारी की सपना देखा है, जैसे आईएएस का, पीसीएस का, आप उसको नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन छोटे जॉब को भी निकालते हैं, तभी भी आप एक सफल है। वो असफलता एक नकारात्मक शब्द है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। या तो आप सफल हैं, सफलता का हम अलग तरीके का परिणाम निकालते हैं, किसके रेफ़रेंस में बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ें होती है। यदि हम परीक्षा के रेफ़रेंस में लेते हैं, जो व्यक्ति परीक्षा में पास कर जाता है, बहुत सारे परीक्षा होते हैं, वो जीवन के भी परीक्षा होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव परीक्षा भी होते हैं। तो जिस परीक्षा में जो व्यक्ति पास करता है, वो व्यक्ति सफल हुआ करता है। तो इसलिए सफलता को हम एक तरीके से मापने का एक तरीका नहीं है, अलग-अलग तरीके हैं जिससे हम सफलता को हम माप सकते हैं। तो या तो वो प्रतियोगिता के रूप में देखें, या तो जीवन के संघर्षों के रूप में देखें, या एक छोटे बच्चे के रूप में देखें। हर रूप में आपको कहीं न कहीं आपको चैलेंजेज़, आपको कठिनाइयाँ दिखाई देती है, और कठिनाइयों से जीत कर के जो आगे बढ़ता है वही बाजीगर कहलाता है, सफल कहलाता है। तो हमने सुना है, हारी बाजी को जो जीतना जिसे आता है वही सफल कहलाता है। जो हारी बाजी को जो जीत जाता है वही सफल कहलाता है। एक कहानी से शुरू करना चाहूँगा। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों शुरुआत एक सेम कोच के साथ शुरू करते हैं, और विनोद कांबली एक बहुत ही होनहार बैट्समैन हुआ करता है। सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा होते उस समय 1996-95 करीबन में। लेकिन इरेगुलर अ, रेगुलर प्रैक्टिस ना करना, गलत संगति का हो जाना, और अच्छा क्रिकेटर होने के बावजूद भी वो उतना परफॉर्मेंस ना दिखा पाए, जो सचिन ने कर दिखाया। 1989 में 1900 न 1989 में जो बैट्समैन काम्बली और सचिन तेंदुलकर साथ में शुरुआत करते हैं अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलना, और एक क्रिकेटर 1999 में क्रिकेट को छोड़ के अलविदा हो जाता है, और एक क्रिकेटर 2001 तक 2011 तक हमेशा खेलते रहता है। उसके भी जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई, कभी उसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहा, कभी परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। कभी-कभी उसने बहुत ही उस समय जब परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तब वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहा, हार नहीं मारा, हमेशा उसके अंदर में एक ही संकल्प दिखाई दिया, हारी-बाजी को जो जीतना जानता है, वही बाजीगर कहलाता है। वैसे ही आपके जीवन में भी विद्यार्थियों ऐसे बहुत सारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती होंगी, और जो विद्यार्थी उस हारी-बाजी को जीतना जानता है, वही सफल विद्यार्थी कहलाता है। इसलिए कहा गाना भी लिखा गया था, हारी-बाजी को जो जीतना जानता है, वही बाजीगर कहलाता है। तो मन के जीते जय जीत है, मन के हारे हार है। तो हम एक और कहानी से शुरू करेंगे, भगवान बुद्ध की कहानी से। तो भगवान बुद्ध गुज़र रहे थे, और उनके साथ और शिष्य साथ में थे। तो भगवान बुद्ध से शिष्यों ने बोला कि आप जो देते हैं, जो भी प्रवचन देते हैं, उन लोगों को देते हैं जो लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, मैं प्रवचन तो सबको देता हूँ, लेकिन जो लेने पात्र है वही लेता है। कुछ के घड़े के समान उल्टा है, जब भी मैं उस पे कुछ भी डालता हूँ, ज्ञान डालता हूँ, तो उस पे जो भी ज्ञान डाला हूँ, वो पूरी तरह से चला जाता है। उसमें किसी भी तरीक़ा का ज्ञान का कोई असर नहीं होता है। तो जो भी गुरु होते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, वो तो सबको सेम समा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो होते हैं, वो अपने दिल से, अपने भाव से गुरु का सम्मान करके उनसे जो भी अर्जित करना है वो करते हैं, और सफल होते चले जाते हैं। यहीं पर मैं विराम रखना चाहता हूँ, और आगे प्रश्न की तरफ मुड़ते हैं। लिखा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। इसको करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर, क्या करता है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो हमने देखा है P इक्वल्स टू क्या होता है, R इंटू आई हुआ करता है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हुआ करता है, और R क्या है,
एक रेसिस्टेंस है और ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। ये रेसिस्टेंस है, ये क्या करता है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, करेंट का। किसका अपोज करता है, ये करेंट का अपोज करता है। तो कौन किसका अपोज करता है, इसका उत्तर होगा अपोजिशन। आगे के प्रश्नों को हम देखें, ये प्रश्न आगे के दिखाई दे देंगे। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है 240 वोल्ट 60 वॉट लैंप हैज अ वर्किंग रेसिस्टेंस ऑफ। तो हमने फॉर्मूला बताया हुआ है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हुआ करता है। यहाँ V की वैल्यू दी हुई है 240 वोल्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और P जो 60 वॉट दिया हुआ है उसकी भी वैल्यू दी हुई है। और यहाँ से आपका प्रश्न है कि R की वैल्यू क्या है। यहाँ डायरेक्ट आप डालिए 60, यहाँ डालिए 240 का होल स्क्वायर, नीचे में आर, तो उत्तर दिखाई देगा 240 गुने 240 अपॉन 60। तो आपके जो उत्तर आए हैं वो आए हैं 960। आर की वैल्यू जहां भी 960 ओम दिखाई दे वही आपका उत्तर है, और ये उत्तर आपका डी है 960 ओम। आगे के प्रश्नों को देखें। लिखा है कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ करेंट दैट कैन पास थ्रू 1.8 किलो ओम रेसिस्टेंस रेटेड एट 0.5 वॉट। तो बोला क्या है, मैक्सिमम सेफ करेंट की वैल्यू को निकालिए। तो मैक्सिमम सेफ करेंट क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। पी क्या है आपका 0.5 वॉट, और आई क्या है आपका, ये आई आई तो आपको निकालना है आई स्क्वायर, और आई है आपका 1.8 इंटू 10⁻³ तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, आई की वैल्यू जो आई है वो आपकी आ गई, यहाँ लेकर गए तो 10⁻³ यहाँ पर आ गई 18। तो हमने इसे जब कैलकुलेट किया तो अप्रोक्स आई स्क्वायर जो वैल्यू आई है आपको यहाँ से कितनी आ सकती है, ये वैल्यू 50 से करें तो 50 50 रखा 18 दूनी के 34, यहाँ क्या बचा 16, और 18 8 है, मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 8 रखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 0.28 10⁵ लिख दें, यहाँ पर भी तो चल जाएगा। और यदि हम इसको लिखते हैं, देते हैं 28, 5 पॉइंट कुछ आएगा। कैलकुलेशंस थोड़े से देखने पड़ेंगे, ध्यान देते हैं हम। तो लिखा हुआ है कितना रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, 1.8 किलो ओम रेटेड एट 0.5 वॉट। कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ करेंट दैट कैन पास थ्रू, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू, P की वैल्यू है 0.5 वॉट, आई स्क्वायर निकालना है, और आर की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻³ हमने आई स्क्वायर लिखा 5 गुने 10⁻³ अपॉन 18। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, हमारी जो आंसर है अप्रोक्स 16 इंटू 16 में आएगा। हम इसको यदि 280 लिखते हैं, यहाँ 10⁻6 लिख देते हैं, तो 16 इंटू 16 तो लगभग हमारा जो आंसर आएगा वो 16 माइक्रो एम्पियर आएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो वो आपका करेक्ट होगा। आगे के प्रश्नों को देखें। आगे का प्रश्न है, द हीटर ड्रो अ करंट ऑफ 7 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट सोर्स फ्रॉम द 12 आवर, कैलकुलेट द एनर्जी कंजम्पशन। अभी विद्यार्थियों यहाँ क्या बोल रहा है कि एनर्जी कंजप्शन, इसमें यूनिट की ध्यान कितना दिया हुआ है, किलोवाट आवर। ध्यान से पढ़िए प्रश्नों को, इस प्रश्न को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पहला दिया हुआ है करेंट जिसकी वैल्यू है 7 एम्पियर, वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, और टाइम दिया हुआ है कितना 12 घंटे। इसमें निकालना है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब है इक्वल्स टू हमने निकाला आई इंटू वी इंटू अब आई की वैल्यू कितनी है 7, टी की वैल्यू कितनी है 230, और टी की वैल्यू कितनी है 12। अब यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो 7 × 21 7 14 16 इंटू 12। तो हमने 161 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2 6 2 12 3 1 6 1, कितना आया 2 3 9 1, मतलब कितना आया आपने देखा, इसकी आंसर आई है लगभग 1932 1932, और 1932 आपको आया हुआ है,
और हमको किस में निकालना है, आपको किलो में, तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसकी जगह 1.932, तो आपको किस में निकालना है, किलोवाट आवर में निकालना है, तो यहाँ पर 0 होगा, तो 19.32, जो आंसर 19.32 किलोवाट आएगा वही आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। पहले देखिए किस में निकालना है, तो इसने लिखा है किलोवाट आवर, तो इसने पहले से दे दिया है कि हमें उत्तर चाहिए किलोवाट आवर में। यदि आपका उत्तर रहता वॉट आवर में, तो यहाँ पर आपको सीधे प्रश्न का 19320 उत्तर डायरेक्ट दिखाई दे देता, लेकिन इसने किलोवाट आवर में दिखाई दिया है, इसलिए हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसलिए इसका उत्तर 19.32 दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको बहुत ही सरल सवाल है। ऐसे ही सरल सवाल हमेशा आपके प्रश्नों में दिखाई देते हैं, तो आपको किसी भी प्रश्नों से डरना नहीं है। हमेशा प्रश्नों को हमेशा मजबूती से साथ में आपको प्रश्नों के साथ में खड़े रहना है। किसी भी तरीके का कोई भय नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का आपके लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। डर के आगे जीत है। डर तो लगता है, परीक्षा है, जब जो भी विद्यार्थी, 2 तरीके के विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा में बैठते हैं। जब भी आप देखे होंगे तो फॉर्म जो फिल किए जाते हैं लगभग 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी उसमें 2 करोड़ लोगों ने 2019 वाले फॉर्म में डाला था। 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। क्या आपको लगता है, क्या 2 करोड़ लोग पढ़ने वाले होंगे? भारत में 2 करोड़ लोग पढ़ने पढ़ने वाले हैं? नहीं। क्योंकि सारे लोग फॉर्म को भर देते हैं। उसमें 2 करोड़ में से केवल 2 से 3 लाख जो विद्यार्थी होते हैं वही वास्तविक में तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं। उस 2-3 लाख में भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भर देते हैं और चले जाते हैं एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो आपकी जो मेन कंपटीशन होती है वो 1:3 में होती है। यदि 1 लाख सीट है तो 3 लाख विद्यार्थी है जो कि अच्छे से तैयारी करते हैं। अच्छे से तैयारी का मतलब होता है कि 3-4 घंटा वो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। रेगुलर मतलब कि लाइब्रेरी जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, सेट्स तैयार कर रहे हैं, सेट मार रहे हैं। इस टाइप के हर चीज़ों को वो कर रहे हैं। मतलब वो रेगुलर टच में है, रेगुलर पढ़ाई के टच में है, रेगुलर काम को कर रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी करने, आप देखते होंगे कि पटना में रेलवे की तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। तो क्या वो तैयारी ही करते हैं? नहीं। तो बहुत सारे विद्यार्थी केवल आते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। समय को काटते हैं, किस तरह से समय को हम काट सके, वही उनका मेन रोल हुआ करता है। तो विद्यार्थियों, जब भी कोई कंपटीशन होती है तो कंपटीशन में 1:3 लेकर के आपको चलना है। यदि 10,000 सीट है तो 30,000 विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जो आपको कंपटीशन दे रहे हैं। यदि 1000 सीट है तो 3 मान के चलिए, तो 3000 विद्यार्थी है। आपको छोटे वहाँ उनको कैसे फाइट करना है? आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब नहीं है कि आप गणित सॉल्व नहीं कर सकते, 2 इंटू 3 गुना नहीं कर सकते हैं। आप 10 को 5 से भागा नहीं दे सकते, नहीं, आप दे सकते हैं। लेकिन जब भी प्रश्न आता है जैसे लिखा है 2.7 इंटू 3, तो आप क्या होता है, कभी-कभी मिस्टेक कर देते हैं, कभी-कभी छोटे-छोटे कैलकुलेशन आपसे मिस्टेक हो जाता है। दूसरा आपसे मिस्टेक जो होता है, आप जो रीडिंग देते हैं, वहाँ रीडिंग में आपसे मिस्टेक होकर चला जाता है। तो कभी भी आपसे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि छोटे-छोटे मिस्टेक आपसे रीडिंग में हो जाए, आपसे कैलकुलेशन में हो जाए और आपसे किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक आपको ऐसा होते रहे। तो ये सब चीज़ें आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। सफलता तभी होगी जब निरंतर प्रयास हो और प्रयास के साथ में सही स्ट्रैटेजी हो। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से इस क्वेश्चन को पहले फॉलो करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलते होना चाहिए और निरंतर प्रयास ही सफलता की जननी होती है। निरंतर जो व्यक्ति प्रयास करता है, वही सफलता को जन्म देता है और सफल और असफलता में कोई अंतर नहीं होता है। जो निरंतर हर विद्यार्थी 1:3 का कहना क्या है, 30,000 मान लो विद्यार्थी है, सारे अच्छे हैं, लेकिन किसी का क्या छोटा-सा मिस्टेक हो गया तो क्या वो व्यक्ति कम पढ़ाई किया है? नहीं, उसने भी पढ़ाई की है, उसने भी जान लगाई है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन में लक भी कहा जाता है कि बहुत बड़ा मैटर होता है। जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं वो मिस्टेक हो जा रहा है, इसका मतलब है कि लक आपके साथ में नहीं है। तो लक भी आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करती है। जैसे अब क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई अ 12 वाट। चलिए इसमें हम बताते हैं, 2 चीज़ होता है, एक होता है पावर सप्लाई, एक होता है पावर को सप्लाई करना।
दूसरा होता है पावर को एब्जॉर्ब करना, पावर सप्लाई एंड पावर एब्जॉर्ब, यही सबसे बड़ी चीजें होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर सप्लाई इसमें से कौन कर रहा है और पावर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है। तो पावर सप्लाई का मतलब होता है जहाँ पावर की वैल्यू निगेटिव है, और पावर एब्जॉर्ब का मतलब होता है जहाँ पावर की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आगे हम देखते हैं ये चार है, प्लस और माइनस, मतलब दूसरा साइन लेना है तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ पहला होता है ये दूसरा, तो यहाँ पर भी दूसरा लेते हैं। तो माइनस माइनस हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। प्लस मतलब क्या होता है, हमने बोला एब्जॉर्ब का हो जाना है। अब देखिए यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो हम लेंगे प्लस। यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, दूसरा क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है हमेशा, माइनस आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिखाई दिया, तो ये और ये आपका सही हो सकता है, इसलिए अभी आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बी को काट के रखिए। आगे का प्रश्न है माइनस है, और ये क्या है आपका प्लस और माइनस है, यहाँ क्या है प्लस माइनस, तो माइनस इंटू यहाँ पर सेकंड में क्या लिखेंगे प्लस, तो माइनस प्लस क्या देता है हमेशा, माइनस देता है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, सी भी आपका राइट है। आगे क्या है प्लस माइनस प्लस मतलब प्लस, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, इधर से इधर आए ना प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस हो गया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा एब्जॉर्ब हो गया। हम आपको बोले थे कि यदि पावर यदि निगेटिव आता है तो ये क्या है सप्लाई है, और पावर यदि पॉजिटिव आता है तो ये क्या है पावर एब्जॉर्ब है। ये ध्यान से लिखिएगा और लिख लीजिएगा, पी निगेटिव मीन्स सप्लाई, पी पॉजिटिव मीन्स एब्जॉर्ब। बस अब कैसे निकाला है, दूसरा साइन लिया है मैंने, दूसरा साइन क्या है निगेटिव, और दूसरा साइन यहाँ पर भी क्या है निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया एब्जॉर्ब, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ए और बी को हमने रिजेक्ट कर दिया। बी को ध्यान में देखते हैं, दूसरा साइन है प्लस, और पहला साइन दूसरा साइन यहाँ पर नीचे में भी क्या है माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या देता है हमारा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है हमारा हमेशा माइनस हुआ करता है, इसलिए क्या हो गया हमारा माइनस हो गया। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, प्लस माइनस तो क्या लेंगे माइनस, और यहाँ क्या माइनस प्लस तो फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस जो आएगा वो क्या कहलाता है हमारा सप्लाई कहलाता है। इसलिए जो उत्तर में आपको दिखाई दिया है केवल डी ऑप्शन है, बी एंड सी, इसमें आपको ऑप्शन नंबर यहाँ निगेटिव आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये जो बी है और ऑप्शन नंबर सी है, यहीं पर हम देख रहे हैं कि जो पावर है वो क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, इसलिए उत्तर नंबर डी जो हो गया वो सही हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ गए हैं। रेट ऑफ वर्किंग, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं आपको मालूम होगा ना, हिंदी में लिख देता हूँ, लिखा हुआ है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल मतलब क्या होता है फोर्स, लेकिन यूनिट तो फोर्स नहीं है, तो क्या होगा उसी को क्या देखेंगे पावर, फोर्स लगेगा तभी तो पावर आएगा ना। तो कार्य करना, हम काम करना चाहते हैं, हम देर तक काम करना चाहते हैं, कहाँ से काम कर पा रहे हैं, जब हमारे अंदर में जो पावर है तभी तो हम काम कर पाते हैं ना, बिना पावर का कैसे हो सकता है। फोर्स, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है फोर्स कहलाती है। फोर्स कहाँ से आता है, फोर्स आता है पावर से आता है। तो जहाँ भी उत्तर आपको पावर दिखाई दे वही शक्ति, जिसको हम पावर और शक्ति कहते हैं। तो कार्य कर कभी तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर में शक्ति हो, हमारे अंदर में पावर हो। तो हम कहते हैं ना कि हम कार्य तभी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं जब आंतरिक शक्ति ज्यादा से ज्यादा हो। आंतरिक शक्ति को मजबूत करिए, दो तरीका का आपको बताना चाहता हूँ, एक होता है बाहरी शक्ति और दूसरी होती है आंतरिक शक्ति। बाहरी शक्ति को हम व्यायाम एक्सरसाइज के तरीके से जागृत करते हैं, और जो आंतरिक शक्ति है उसको हम ध्यान मेडिटेशन के थ्रू हम जागृत करते हैं। ईश्वर ने प्रकृति ने जो हमें बनाया है उसकी संरचना बहुत ही अलग है, एक बाहरी देह बनाया है, एक भीतरी देह बनाया है। जो बाहरी देह है उसको हम सब्टल बॉडी बोलते हैं, उसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं, जो लेकिन आंतरिक जो शरीर है उसको सब्टल बॉडी बोलते हैं, आंतरिक शरीर बोला करते हैं। उसी आंतरिक शरीर के अंदर में आत्मा और परमात्मा का वास रहा करता है, और व्यक्ति कहता है कि अपने तरफ मुड़ो, अंदर की तरफ मुड़ो, परमात्मा को देखो, आत्मा को देखो। व्यक्ति कहता है कि यदि दिल और दिमाग की यदि आपको आपको किसी डिसीजन लेना हो तो डिसीजन किसके लोगे, निर्णय लेना हो तो किसको। मान लो आपके पास चार ऑप्शन है, दो ऑप्शन आपसे नहीं आते, दो ऑप्शन गलत है आपको मालूम है, अब दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है,
लेकिन आपको चाहिए कि मुझे टिक लगाना है। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से आपका हो जाए, जो आपको नहीं आ रहा है यदि वो सही हो जाए और यदि वो राइट हुआ तो सिलेक्शन दिला देगा, राइट नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। ऐसा कन्फ्यूजन आपके सामने में आ गया है कि ये 2 जो ऑप्शन है वो मुझे नहीं आ रहा है। 2 तो मुझे मालूम है कि ABCD में 2 ऑप्शन जो है राइट नहीं है। अब हमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। हमेशा हमें दिल की बातें सुननी चाहिए, दिमाग की बातें नहीं सुननी चाहिए। हमेशा दिल के पास ही आत्मा और परमात्मा की वास रहती है और जो दिल से जो शब्द आते हैं, दिल से जो स्वर आते हैं, हमेशा सही निर्णय लाते हैं। यदि उस समय यदि आपका सिलेक्शन गलत ऑप्शन में चला जाता है, तो इतना मान लो कि अगले बार आपके बड़े एग्जामिनेशन के लिए आप बने हो, बड़े एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इस प्रश्न जो है आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दिया होगा, आपको किसी भी तरीका का कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया होगा। यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। आगे के प्रश्नों को देखिए हम मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीका का डाउट हो, तो आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के हमारे से पूछ सकते हैं। हमेशा मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ और जहाँ पर भी आपको किसी भी तरीका का डाउट लगे, वो हमेशा हमें मैं उपलब्ध हूँ, जो कि आपके डाउट को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। आगे का प्रश्न है, बोल रहा है कि इसमें से कौन-सा एक्टिव नहीं है? पहले वाले कक्षा में बताया था मैंने एक्टिव और दूसरा क्या होता है? पैसिव। दूसरा क्या होता है? पैसिव, जो लेता है, जो जो देता है, जो देता है। और ये क्या है? जो लेता है। ये क्या कहता है? ये लेता है। ये क्या रहा है? दे रहा है। ये क्या है? ले रहा है। ईश्वर हमें दे रहे हैं, ईश्वर हमें दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। दान क्या है? दान क्या है? दान क्या है? पैसिव है और क्या है? एक्टिव है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? करेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जनरेटर, जो भी आपको देने वाला है वो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। और लेने वाला क्या है? रसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये लोग क्या आते हैं? लेने वाले हैं। तो जहां पर भी देखे यहाँ लिखा हुआ रेसिस्टेंस, तो में से ले कौन रहा है? रेसिस्टेंस ले रहा है। देने वाला कौन है? वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया, यही आपका क्या है? एक एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक से आपको तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो डाउट क्लियर होगा, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। आगे फिर से चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखा, ए फिलामेंट लैंप इज रेटेड 120 वोल्ट 80 वॉट। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस लैंप ऑन अ 230 वोल्ट मेंस इज। कितना आपको रेसिस्टेंस की नीड होगी इसे ऑपरेट करने के लिए? तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इस कितना रेटिंग दिया हुआ है? 120 वोल्ट और यहाँ कितना दिया हुआ? वाट इतना। तो R इक्वल्स टू लिखिए आप 120 का होल स्क्वायर अपॉन 80। उत्तर में क्या है? 120, वो 120 अपॉन 80 कट गया। यहाँ पर यहाँ आ गया 2, आ गया 2, क्या आ गया? 60। कहीं दिखाई दे रहा है 180 ओम? 180 ओम कौन सा दिखाई दे रहा है? पहला ऑप्शन जो है वही दिखाई दे रहा है। उत्तर क्या हो गया? 180 ओम। तो आपको जो वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस लैंप, इसका मतलब क्या है? लैंप को ऑपरेट करने के लिए जो सीरीज रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 180 ओम हुआ करेगी। प्रश्न है, एक लैंप है की रेटिंग दी हुई है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 120 वोल्ट, एंड वॉट कितना दिया हुआ है आपके प्यारे बच्चों? 80 वाट। तो पूछ रहा है इसमें जो रेसिस्टेंस की वैल्यू इसमें जो कनेक्टेड होगा उसका मान कितना होगा, ताकि आपका जो फिलामेंट है वो ऑपरेट कर सके। तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी वैल्यू आपको आई है 180 ओम। आगे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पूछ रहा है कि टू incandescent bulb rated respectively P1 and P2 for operation at specific main voltage.
are connected in series across the main, the total power supply by the mains to two bulb will be। बोल रहा है कि दो बल्ब है, आपने देखा हुआ कैसा बल्ब है, इनके कैंडेसेंट बल्ब है, दोनों कैसे कनेक्टेड है मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज में है। इसकी रेटिंग है P1, इसकी रेटिंग है P2, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल वैल्यू P की क्या होगी। ओवरऑल P की वैल्यू होती है P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस ऑफ। प्यारे बच्चों इसको याद रखना है, इसका फॉर्मूला कब होता है, ये होता है फॉर्मूला सीरीज में। लेकिन पैरेलल में जब आ जाए, लेकिन पैरेलल की बात आ जाए तो पैरेलल में जो होता है इक्वल्स टू P1 प्लस ऑफ P2, इसकी वैल्यू जो होती है वो किस में आती है, पैरेलल में। प्यारे मेरे बच्चों ये किस में होती है, पैरेलल में मेरे प्यारे बच्चों होती है, जबकि सीरीज में होती है P इक्वल्स टू P1 डॉट P2 अपॉन P1 प्लस ऑफ P2 मेरे प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, और यहाँ से आंसर नंबर डी आपका सही हो गया। आगे है टू हीटर्स रेटेड एट 1000 वाट 250 each are connected series across a 250 Hz AC main, the total power drawn from the supply should be। मतलब टू हीटर है, इसमें कितना दिया हुआ है, 1000 वाट का है, मतलब P1 की भी वैल्यू कितनी है, 1000 वाट है, और P2 की भी वैल्यू कितनी है आपका 1000। समझ में आ गया होगा। आगे बोल रहा है कनेक्टेड इन अ सीरीज, कैसे कनेक्टेड है आपका, सीरीज में कनेक्टेड है। तो P टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, हमने फॉर्मूला बताया था P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस ऑफ P2, इसका क्या रख दीजिए 1000 इंटू 1000 अपॉन 2000, यहाँ से कट गया तो कितना आया आपको, यहाँ से आया है 500 वाट। जहाँ उत्तर दिखाई दे उसी को मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ में आ गया आपको मेरे प्यारे बच्चों। आगे के प्रश्नों को आगे फिर से देखिए। आगे का प्रश्न बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ डुअल रिलेशंस। डुअलिटी का मतलब समझ रहे हो, डुअल मतलब होता है दो, डुअल मतलब होता है दो। जैसे कहते हैं हम, डुअलिटी का मतलब होता है जैसे वोल्टेज करंट के, करंट से दोहरा संबंध, मतलब वोल्टेज किसके संबंधित है, करंट के संबंधित है। केबीएल किसके से संबंधित है, केसीएल के संबंधित है। रेसिस्टेंस किसके संबंधित है, कंडक्टेंस। तो यहाँ आप लिखिए डुअलिटी प्रॉपर्टी, केबीएल इज डुअल ऑफ केसीएल, यहाँ लिखिए डुअलिटी, केवीएल रिलेटेड टू केसीएल। आगे लिखिए करंट रिलेटेड टू वोल्टेज, रेसिस्टेंस रिलेटेड टू कंडक्टेंस, इंडक्टेंस रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। ये आपके क्या है, डुअलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है, ये सारी चीजें। ट्राइसेट, आगे लिखिए ट्राइसेट इसको बिलोंग करता है कट सेट को, ट्राइसेट इज बिलोंगिंग टू कट सेट। तो आप देखिए करेंट रिलेटेड टू वोल्टेज, दिस वन इज द राइट। इंडक्टेंस belongs to capacitance, this one is also right. Tie set is belonging to cut set, this one is also right. And resistance belonging to reactance, this one is a wrong। resistance को हमने क्या बोला है, resistance belonging to, इसके बिलोंग करता है कंडक्टेंस के, रेसिस्टेंस किससे बिलोंग करता है आपका, कंडक्टेंस से बिलोंग करता है। ये ऑप्शन क्या है, डी नंबर आपका रॉन्ग है। दिख रहा है, विच ऑफ द डोनट्स हैव अ डुअलिटी प्रॉपर्टी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ, और ये रॉन्ग, ये रॉन्ग और ये रॉन्ग। आंसर नंबर डी आपका जो है उस डुअलिटी प्रॉपर्टी को आपके शो नहीं कर रहे हैं। आगे के प्रश्नों को हमारे बच्चे देखें। आगे का प्रश्न है, इफ ईच ब्रांच ऑफ स्टार कनेक्शन इज 3 ओम देन द corresponding डेल्टा कनेक्शन विल बी कंटेन। आपको बताता हूँ, ये मान लो एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस, ये कैसे कनेक्टेड है आपके स्टार में, आप चाहते इसे बदलना डेल्टा में, आप किस में चाहते हो बदलना, डेल्टा में बदलना चाहते हो, आप इसे डेल्टा में बदल देना।
तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, डेल्टा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक रेसिस्टेंस जोड़ते हैं इससे, इसको यहाँ से जोड़ते हैं, और यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना प्यारे बच्चों, पूरी तरह से क्लियर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने इसे नाम दे दिया R1, इसे नाम दे दिया हमने R2, और इसको नाम दे दिया हमने इसे। अब देखो ये किससे किससे है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है, इसका अपोजिट ये, इसका हमने नाम लिख दिया R12, ये इसके अपोजिट में इसका नाम लिख दिया हमने R13, और ये इसके अपोजिट में इसका नाम हमने लिख दिया R2। समझ में आ गया? इसको हम लिख देते हैं R12, इसको नाम हम रखते हैं R23, और इसको हम नाम लिखते हैं। यहाँ तक कोई मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, किसी भी तरीके का नहीं दिक्कत है? तो R12 को देखो कैसे निकालते हैं, R12 इक्वल्स टू R1 डॉट R2 अपॉन R3। आगे का फॉर्मूला हो गया R1 प्लस ऑफ, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये आपके फॉर्मूले हैं, जो आपके सभी की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी क्या है 3 है, और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको की वैल्यू कितनी है। R1 R2 की भी वैल्यू 3 है, तो देखते हैं गुना करते हैं, 3 इंटू 3 अपॉन 3, 3 प्लस ऑफ 3 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 ओम, वैसे ही इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 9 ओम, और इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 9 ओम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारे जो तीनों रेसिस्टेंस स्टार में जो कनेक्टेड है, वो तीनों की वैल्यू कितनी दी हुई 3 3 3, और जब समान दे दिया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया R12 के लिए R1 डॉट R2 अपॉन R3 प्लस R1 प्लस ऑफ R2। ये R12 कैसे हो गया, इसको ऊपर में रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है R2 लिखा, और जिसको छोड़ा है उसको दिख रहा है नीचे में, प्लस R1 प्लस ऑफ R2। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी तरीका, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे से बहुत ही आसानी तरीका से पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का झंझट नहीं है। समान सिंपल सा प्रश्न है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत ही आसानी तरीका से सवाल को लगा सकते हैं, अन्यथा प्रश्नों को लगाने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, थोड़ी आपको स्ट्रगल जरूर करना पड़ सकता है। तो फॉर्मूले बच्चे आपको याद होना चाहिए। परीक्षा में जब भी आप बैठे, सबसे पहले जो आपके लिए जो टूल्स है, आपके लिए जो औजार है, वो आपका फॉर्मूला है, वो आपका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे रेसिस्टेंस के बारे में मालूम हो, कैपेसिटेंस के बारे में मालूम हो, इंडक्टेंस के बारे में मालूम हो, केवीएल क्या होता है, केसीएल क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, किस पे काम करता है, वो लॉ कहाँ से आए हैं, इलेक्ट्रोस्टेट में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें जब आप जानोगे बेसिक से, डिपेंड कर रहा है नहीं डिपेंड कर रहा, कौन कॉन्स्टेंट हो रहा है, यही सब सारे आपके टूल्स कहलाते हैं, यही आपके औजार कहलाते हैं। जब आप औजार लेकर के, शस्त्र लेकर के परीक्षा में आप बैठते हो, तो शस्त्र को आपको चलाने भी आना चाहिए। जैसे आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन चलाने का मतलब होता है आपको उसे सॉल्व करने आना चाहिए, उस एग्जामिनेशन के समय वो याद आना चाहिए कि आप उसका उपयोग कर सके। तो उस शस्त्र को हम कैसे, पहले क्या होता था, जो राजा राज दरबार होते थे, शस्त्र को चलाने के लिए सिखाए जाते थे कि कभी वो वार हो, कभी आपका युद्ध हो, तो कैसे युद्ध के समय आपको किसी भी तरीका का कोई दिक्कत पैदा ना हो। लेकिन आपको जब भी एग्जामिनेशन मिले तो उसके लिए जो शस्त्र हम चलाते हैं, प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्ट सीरीज दें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दें। टेस्ट सीरीज देने से क्या फ़ायदे हैं, जब भी प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न को आपके माइंड में तुरंत आपका उसका सॉल्यूशन आ जाया करता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट वे है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, प्रश्नों को हल करने आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके सामने रखे जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आगे के प्रश्नों को देखें। दिख रहा है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज, तो बोल रहा है कि रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का, वो क्या होगा जब, यदि कंडक्टर को हम ताप देते हैं या हीट देते हैं और उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। सपोज मान लो ये कंडक्टर है, और यहाँ से हमने हीट देना शुरू किया। हमने क्या किया, यहाँ से हमने हीट देने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर तो बढ़ गया,
समझ में आ गया। अब पूछ रहा है कि रेसिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने आपको बताया है R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस डेल्टा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। R इक्वल्स टू क्या होता है मेरे बच्चों, आपको बताया ना, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यदि टी को बढ़ाते हैं, डेल्टा टी को बढ़ाते हैं और इसकी वैल्यू यदि अल्फा पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, यदि अल्फा पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। डेल्टा टी यदि पॉजिटिव है, अल्फा आपका पॉजिटिव है, तो 1 प्लस होगा, और 1 में जब भी कोई प्लस होगा उसकी जो आर की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर क्या है यहाँ से, आर इक्वल्स टू आर नॉट, आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव है और अल्फा भी पॉजिटिव है, और रेसिस्टेंस के केस में अल्फा और डेल्टा टी दोनों चीज़ पॉजिटिव होती है कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे। इसका मतलब है कि मान लो पहले का टेम्परेचर 10 है, टेम्परेचर को बढ़ा के हमने 20 कर दिया, तो 20 माइनस 10 हमेशा पॉजिटिव आया करता है, 20 माइनस 10 क्या होगा, हमेशा प्लस 10 होगा। और रेसिस्टेंस के केस में अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हुआ करती है, तो ये प्लस और ये प्लस मिल करके हमेशा क्या देगा, प्लस की वैल्यू देगी। तो इसलिए जो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू आएगी टेम्परेचर को बढ़ाने से, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो हमारे प्यारे बच्चों, तो जब भी प्लस में आएगी मेरी वैल्यू और ज़्यादा आएगी, इसका मतलब है आपने रेसिस्टेंस को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इसलिए जो भी ऑप्शन में इंक्रीज दिखाई दे वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लिख रहा है इंक्रीज और बढ़ता है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आगे लिखा हुआ है प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द टोटल पावर इन अ सीरीज सर्किट। लिख रहा है, इसमें लिखा बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है जो डिटरमाइन करता है टोटल पावर इन अ सीरीज सर्किट। लिख रहा है सोर्स वोल्टेज टाइम द करेंट, total voltage applied to the circuit, current flow through the switch, average of the wattage consumed by each resistor। तो आपको मालूम है पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। ये मान लो सप्लाई वोल्टेज है और ये क्या है आपका सप्लाई करंट है, ये भी आपका क्या है, एक सप्लाई करंट है। सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट आपको क्या होता है, टोटल पावर देता है। ये क्या देगा आपको, टोटल पावर आपको देता है। उत्तर नंबर में देखिए लिखा है सोर्स वोल्टेज टाइम दी करेंट, मतलब सोर्स वोल्टेज को आपने गुणा किया है करेंट के साथ में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, सही हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हो गए, क्योंकि वोल्टेज को आपने करेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, और वोल्टेज को आप जब करेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वह पावर आया करता है। आगे के प्रश्नों को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू द कंडक्टर अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। कितना करंट की वैल्यू दी हुई है, 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। करंट क्या है, आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है आपका 200 वोल्ट। बोल रहा है पावर डिसिपेटेड विल बी, तो पावर डिसिपेटेड कितना होगा उसे बताना है। तो आप इसे तुरंत आप बताइए, P इक्वल्स टू आई इंटू पी, 5 गुना 200 इक्वल्स टू 200, 5 गुना 200 इक्वल्स टू 1000। आपका उत्तर कहाँ है, ये है, ये आपका उत्तर जो हो गया सही हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे कह रहा है कि टू पैरेलल कंडक्टर आर कैरिंग अ करंट इन द सेम डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट, यदि करेक्ट है स्टेटमेंट, यदि मान लो ये एक रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस ये है, टू पैरेलल कंडक्टर मतलब रेसिस्टेंस हुआ, और एक करंट I1 यहाँ पास हो रहा है, यहाँ से करंट ये पास कर रहा है। कह रहा है कि टू पैरेलल कंडक्टर आर कैरिंग अ करंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयर इज a repelling the force increases when current is decreased, there is a attracting force between the conductor। suppose ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, करंट आपको एक ही दिशा में जा रहा है, जब जाएगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता है, इतना याद कर लीजिए, जब एक दिशा में करंट जाती है, एक डायरेक्शन में करंट जाता है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना कि फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखिए यहाँ पर आपका करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, यहाँ पर लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन।
So when current is flowing through a conductor in a same direction, then the force is created, called as a force of attraction. But when current is flowing through opposite directions of the another current, then the force apply is force of repulsion. तो मैं बताता हूँ, जब भी दो कंडक्टर से समान करंट पास होती है, सेम दिशा में, समान दिशा में, जो फोर्स लगता है वो कहलाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब भी उसके अपोजिट दिशा में, उल्टे दिशा में जो करंट पास करती है कंडक्टर से, उस समय जो फोर्स क्रिएट होता है वो फोर्स लगता है हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको किसी भी तरीका का डाउट नहीं होगा। यहाँ पर आपकी पूरी तरह से आप बिंदास होंगे, पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, एक एक प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर, देयर इज ए अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो गए। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न, द वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कितना है, आपको 10 ओम रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और वोल्टेज कितना है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्टेज है V इक्वल्स टू 100 वोल्ट। तो आगे पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टेंस विल बी, पावर कितना डिसिपेट होगा, पावर डिसिपेशन होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर डिसिपेशन आप लिखिए यहाँ पर 100 होल स्क्वायर अपॉन 10, हो गया 100 अपॉन में लिखिए, तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, 1000 वाट आपकी पावर की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1000 वाट, इसलिए आंसर नंबर सी जो है आपका सही हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट टेम्परेचर राइजेस, दिस इज बिकॉज, बोल रहा है कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से व्हेन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट टेम्परेचर राइज, एक करंट तरह की फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो कारण से टेम्परेचर बढ़ जा रही है, टेम्परेचर बढ़ जा रही है करंट के फ्लो के कारण से। तो आगे बताइए दिस इज भी क्यों, इसका कारण क्या है, द म्यूचुअल कॉलिजन बिटवीन द मेटल एटम्स, आगे लिखा म्यूचुअल कॉलिजन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, आगे लिखा है कॉलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, और आगे लिखा है द रिलीज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पेरेंट्स इलेक्ट्रॉन। तो आगे लिखा है कॉलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है कि परमाणु के बीच टक्कर होती है, चालक इलेक्ट्रॉन्स और परमाणु के बीच में टक्कर होती है, इसी कारण से टेम्परेचर बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो कॉलिजन जो है इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच में दिखाई देती है, जिस कारण से टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ हमें दिखाई पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको किसी भी तरीका का कंफ्यूजन यहाँ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको पूरी तरह से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और कोई भी डाउट यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम करते हैं क्वेश्चंस को, आगे क्वेश्चंस को फिर से बोलते हैं। आगे लिखा हुआ फॉर अ वोल्टेज सोर्स, आगे पूछ रहा है कि फॉर अ वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू द सोर्स ईएमएफ। आगे लिखा हुआ है टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स वोल्टेज। आगे आपको बता देता मैं चाहता हूँ, एक ये आपका सोर्स वोल्टेज होता है जिसको मान लो डीसी लिया, ये आपका सोर्स वोल्टेज है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, ये जो वोल्टेज है आपको क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल, तो हम क्या बोलेंगे टर्मिनल। तो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया हम, लेकिन ये हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आइडियल केस लेके चल रहे हैं, यहाँ हम क्या लेते हैं, आइडियल केस रहते हैं। लेकिन जब भी हम प्रैक्टिकल की बातें करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस लग जाता है, ये क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये मान लो भी है, आई करेंट फ्लो कर रहा है इससे, आई करेंट आई फ्लो किया इससे, और इसकी रेसिस्टेंस आर आई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी ऑफ, समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों, तो वी ऑफ टी इक्वल्स टू क्या लिख दिया, वी माइनस आई इंटू आर आई। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है कि टर्मिनल वोल्टेज वी ऑफ टी माना है और सप्लाई वोल्टेज को हमने है, करेंट कितना फ्लो कर रहा है आई, और रेसिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर आई है। तो हमने इक्वेशन लिखा v इक्वल्स टू आई इंटू आर आई प्लस ऑफ वी ऑफ टी।
तो V ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस आई इंटू आर आई। क्या आ गया, V माइनस आई इंटू आर आई आ गया। अब देखो, मान लो कि V ऑफ टी यहाँ इसकी वैल्यू 10 हो गई और इसकी वैल्यू आ गई, अभी भी क्या हो गया, 8 आया। इसका मतलब है कि 10 इज ग्रेटर देन, तो आपका जब भी टर्मिनल वोल्टेज होगा सप्लाई वोल्टेज से लेस होगा। आंसर है टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी एक्सीड इन सप्लाई सोर्स ईएमएफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आपका है। इसलिए आपको याद करना है कारण क्या है, ये भी हमने बता दिया है कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स वोल्टेज। ये आपके कारण है, ये कारण की तरफ आप मूव करिए, कारण हमने बता दिया है। परीक्षा में जब भी प्रश्न आए तो इस प्रश्न को आपको उत्तर को देना है मेरे प्यारे बच्चों। आगे प्रश्न को देखें, लिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इन अ गैसेस द फ्लो ऑफ करेंट इज ड्यू टू, आगे पूछ रहा है कि गैस में द फ्लो ऑफ करेंट होता है वो किसके कारण से होता है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, कारण है आपको ऑप्शन नंबर डी है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। तो ऑप्शन नंबर डी हमेशा आपको याद रख के जाना है। आगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखें, आगे लिखा हुआ है कि 400 वॉट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 200 वोल्ट सप्लाई लाइन। 200 वोल्ट सप्लाई, आगे देखिए लिखा हुआ है कि 400 वॉट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है आपका, पैरेलल में। कितना का बल्ब है, 100 वाट का। कितने वोल्टेज दिए हुए हैं, 200 वोल्ट सप्लाई लाइन। इफ वन वोल्ट गेट फ्यूज, यदि एक बॉल जो है आपका फ्यूज हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, आपको फिर से बता, एक ये बॉल, दूसरा बॉल ये, तीसरा बॉल ये, और चौथा बॉल आपको समझ में आ गया होगा। एक ये बॉल है, दूसरा बॉल ये है, तीसरा बॉल ये है, चौथा बॉल ये। सपोज ये फ्यूज हो जाए, मतलब फ्यूज होने का मतलब क्या हो गया, ओपन हो गया, करंट यहाँ से जाना बंद हो गया। लेकिन यहाँ से करंट तो I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है, करंट I3 जा रहा है। पहले कितना करंट जाता था, I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 प्लस ऑफ, समझ में आ गया। ये चारों कनेक्टेड थे, लेकिन कुछ देर के बाद में आपका जो 4 नंबर है वो फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का मतलब है कि ओपन सर्किट हो जाता है। और जब भी कभी ओपन सर्किट होता है तो रेसिस्टेंस या रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। और रिएक्टेंस इनफाइनाइट होती है तो करंट क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है, क्योंकि वो कैसा हो गया, आपको ओपन सर्किट हो गया। और जब भी कभी ओपन सर्किट हो गया और रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, इसका मतलब है कि करंट थ्रू I4 कितना जा रहा है, अब टोटल करंट I कितना जाएगा, I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ, इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है लिखा हुआ है एक में कि नो बल्ब विल बी लाइट, मतलब कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर गलत है। ऑल द 4 बल्ब विल बी लाइट, कैसे जलेगा, एक तो ओपन हो गया है तो सारों कैसे जलेंगे। रेस्ट ऑफ द 3 बल्ब विल बी लाइट, मतलब 3 बल्ब जलेंगे, और नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी इसमें से नहीं। मतलब उत्तर है कि रेस्ट ऑफ 3 बल्ब जो है जलेंगे, चौथा बल्ब जो है आपका नहीं जलेगा। यहाँ समझ में आ रहा होगा ना प्यारे बच्चों कि 4 बल्ब दिया है, चारों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, और पैरेलल में कनेक्ट करने के कारण से चौथा बल्ब कुछ देर के बाद फ्यूज हो जाता है। पहले तो चारों करंट की वैल्यू कितनी है, I1 I2 I3 I4, लेकिन बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो करंट टोटल कितना पास होता है, I1 I2 I3, मतलब 3 से ही करंट पास होगा, इसलिए 3 जलेंगे और चौथा नहीं जलेगा, क्योंकि वो कैसा हो गया है, ओपन हो गया। लेकिन ये तो पैरेलल के सवाल पूछे गए थे, लेकिन आपसे पूछ दे अगला सवाल कि यही इसी 4 बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल के बजाय, तो फर्क क्या पड़ेगा। तब क्या है कि जब चारों बल्ब को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सेम करंट पास होगा। और किसी में यदि ओपन होता है, यदि चौथा नंबर ओपन होता है, मतलब कि 1 से भी करंट नहीं जाएगा, 2 से भी करंट नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं करंट जाएगा। तो जब किसी से भी करंट नहीं जाएगा सीरीज कनेक्शन में, उस समय क्या होगा, आपको आपका बल्ब जो है नहीं जलेगा। आगे समझा देता हूँ इसको। सपोज ये 4 बल्ब है, 1 2, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज, 1 2
ये चारों कैसे कनेक्टेड है मेरे प्यारे बच्चों? सीरीज में कनेक्ट। अब क्या हुआ कि कुछ देर के बाद में ये बल्ब आपको क्या हो गया, फ्यूज हो जाने के बाद यहाँ पर ओपन हो गया। करंट पहले आई जा रहा है तो करंट आई इक्वल्स टू क्या होता था, 1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट जो होता है समान होता है, वोल्टेज आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वोल्टेज कितना था V1, यहाँ की वोल्टेज क्या थी V, यहाँ की वोल्टेज क्या थी V3, और यहाँ की प्यारे बच्चों मेरी वोल्टेज क्या थी पहले V। लेकिन अब क्या है, करंट तो जा ही नहीं रहा है 4 से, मतलब I4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब I4 0 आया तो I भी कितना आ गया, 0। I1 भी कितना आ गया, 0। I2 भी कितना आ गया, 0। और I3 भी कितना आ गया, क्योंकि चारों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। जब करंट ही नहीं जाएगा तो कोई भी जलेगा नहीं, जलेगा। सीरीज में यदि एक भी ओपन होता है तो चारों नहीं जलेंगे, और पैरेलल में यदि एक में यदि फ्यूज होता है तो 3 तो जरूर जलेंगे, 2 फ्यूज होते तो 2 जलेंगे, 3 फ्यूज होते तो 1 तो जलेगा। यदि चारों फ्यूज हो जाते तब जाकर के वो जलेगा नहीं, अन्यथा वो क्या होगा, यदि 4 में से एक भी फ्यूज हुआ तो 3 तो जलेंगे ही, 2 फ्यूज हुआ तो 2 जलेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हमारे प्यारे बच्चों नहीं हुआ होगा। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, आगे का प्रश्न है 100 वाट लाइट बल्ब बर्न ऑन एवरेज ऑफ 10 आवर। कितना देर जल रहा है 100 वाट का बल्ब, 10 घंटा। पूछ रहा है एक वीक में कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना निकालना। एक वीक मतलब 1 वीक का मतलब क्या होता है, 7 दिन, 7 डेज। एक दिन का हम निकालते हैं कितना कंज्यूम कर रहा है, इक्वल्स टू निकालते हैं भी आई। पी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 100, और यहाँ पर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 700। एक दिन की है, मतलब क्या है, पर डे इतनी एनर्जी का कंजम्पशन। लेकिन अब क्या है, 7 दिन का निकालना है, 7 डेज। 7 डेज का क्या होगा, 7 इंटू 7। मैं सही कर रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ है 100 आई इंटू टी, और यहाँ है वैल्यू जो है 1000 पर डे है। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप मिटा दीजिए। अब क्या है, 1000 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ क्या हो गया, 7000। ये क्या हो गया आपको, 7000 वाट आवर आया। अब हमको क्या करना है, यूनिट में बनाना। 1 यूनिट इक्वल्स टू होता है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर। ये किस में है, वाट आवर में है, लेकिन हमको कितना है, 1 किलो वाट आवर में आना है। तो एनर्जी कंजप्शन क्या होगा 7 दिन का, वो एनर्जी कंजप्शन होगा 7000 अपॉन 1000। इसकी वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 7 यूनिट आ गया। वैल्यू कितनी आ गई, 7 यूनिट। तो उत्तर क्या है आपका, ए। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले हमने एक दिन का निकाला, तो एक दिन का जो एनर्जी कंजम्पशन आया है 1000 आया। एक लिखा है 1 वीक, 1 वीक में कितने दिन होते, 7 दिन होते। एक दिन का हमने निकाला तो 1000 आया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 7000 वाट आवर आया है आपको एनर्जी कंजम्पशन। लेकिन हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर। वाट आवर तो निकाला हूं मैं 7000, अब इसको इसको तो 7000 निकाला हो, लेकिन 1 यूनिट में निकालना जिसको किलोवाट आवर बोलते हैं, तो 1000 से हमने आगा दे दिया, डिवाइड दे दिया, तो उसकी वैल्यू आ गई आपको 7। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 7 यूनिट दिखाई दे रहा है, मतलब आपको 7 यूनिट आपको पे करना है। सपोज आपको, आप जहाँ रहते हो वहां पर बिजली बिल जो है 10 रुपए है, तो आप एक हफ्ते में कितना पैसा दोगे, 70 रुपया पे करोगे। यदि 30 दिन के लिए बोला जाए तो कितना दोगे, 7 इंटू 30, कितना आ गया आपका, 210 रुपया। इसका मतलब है कि एक महीने की जो बिजली बिल खपत हुई है, जो बिजली आपने दिया है, कितना रुपया पे किया अपने घर से, 210 रुपया आपने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने में खर्च कर दिया। आप तो खर्च नहीं करते हो, लेकिन जो टीवी लगाए हो, जो फ्रिज लगाए हो, जो वॉशिंग मशीन यूज करते हो, जो बल्ब यूज करते हो, जो आप जो भी यूज करते हो जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिस जो जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, वही तो इलेक्ट्रिसिटी को लेगा ना। जैसे हम क्या लेते हैं, हम क्या कंज्यूम करते हैं, दाल चावल सब्जी आटा रोटी, के बाद में चपाती मूंगफली कोल्ड ड्रिंक्स, यही सब लेते हैं।
कुछ ड्रिंकिंग लेते हैं जो लिक्विड में होता है, कुछ सॉलिड लेते हैं जैसे अमरूद हो गए, सब सॉलिड में आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्रिज जो है वो तो चावल दाल नहीं लेगा, ये क्या लेता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। इसका मतलब है कि इनपुट चाहिए, तो क्या लेता है इनपुट में, इलेक्ट्रिसिटी। आउटपुट में हम देते हैं, आउटपुट में हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं। यदि बल्ब जो है, हमने घर में 4 चीजें यूज किया है, बल्ब, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और हमारा 1 हफ्ते का जो बिल आया है वो कितना है, 7 यूनिट। और हमारे पास में जो सरकार जो है 1 यूनिट की जो दाम रखी है वो कितना रखी है, 10 रुपये रखी है। 7 यूनिट आपने जब खर्च किया तो कितना रुपया दिया आपने, 1 हफ्ते में 70 रुपया पे। यदि आपने 30 दिन यूज किया तो कितना पे किया आपने, 210 रुपया पे किया। तो आप आसानी से निकाल लेंगे। जब भी आपको कभी भी घर पे जाकर के निकालना हो, तो सबसे आसान तरीका है कि जो भी आप यूज कर रहे हो कंपोनेंट्स, जैसे फ्रिज यूज करो एप्लीकेंसेस, फ्रिज का कितना रेटिंग है, कितना वॉट का है, बल्ब कितने वॉट का है, वॉशिंग मशीन कितने वॉट का है, ये सब चीज़ देखिए। वॉट के बाद में देखिए कि इतना वॉट लिखने के बाद में आपने यदि 1 हफ्ते में आपने 10 घंटा चलाया है सबको, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको 1 दिन का आएगा। एवरेज 1 दिन का है, 7 से मल्टीप्लाई आप कर लोगे तो आपको वो 1 हफ्ते का आ जाएगा। और उसको जब जितना आपको यूनिट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो आपके 1 हफ्ते का कितना बिजली बिल आप लगाते हो, ये आसानी से चला आएगा। इस तरह से आप बिजली बिल को आसानी तरीका से निकाल सकते हैं अपने घर के भी। आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न है हमारे पास में, व्हेनेवर द करेंट इज सप्लाई बाय योर सोर्स इस टर्मिनल वोल्टेज। आगे क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था लेकिन चलिए फिर से बोलते ही आ गया। अभी मैंने बताया ना, व्हेनेवर द करेंट इज सप्लाई बाय योर सोर्स, मतलब समझ मान लो ये एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा क्या है, एक टर्मिनल वोल्टेज, ये हमारा क्या है, एक, पहले हमने कहा आइडियल केस, ड्यूरिंग द आइडियल केस हम क्या रखते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंसेज। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बातें करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल केस हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंटरनल रेसिस्टेंस आर आई लेते हैं, ये हमारा टर्मिनल। तो जब आर आई लिए और करंट हमारा आई पास हो रहा है तो V इक्वल्स टू हम क्या लिख दिया, आई इन आर आई प्लस ऑफ V ऑफ टी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से उसी को दिखा रहा हूँ, तो V ऑफ टी को हम फिर से क्या लिखते हैं, V माइनस V ऑफ टी इक्वल्स टू V माइनस आई इंटू आर आई। तो ये मान लो 10 है, ये मान लो 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि 10 बड़ा है, क्या मतलब है, सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। इसका आंसर क्या हो गया, क्या हो गया आपका, सोर्स whenever the current is supplied by a source its terminal voltage is decrease। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। तब आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है। तो याद रखिए, ड्यूरिंग द आइडियल केस द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स वोल्टेज इज 0, बट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल केस आई हैव टेकन अ इंटरनल रेसिस्टेंस। जब भी हम आइडियल केस की बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स के बाद जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसको हम कितना वैल्यू लगते हैं, 0 लेते हैं। जब हम प्रैक्टिकल केस की बात करते हैं तो वहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस को देना पड़ता है, जिस कारण से टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट आती है। टर्मिनल वोल्टेज कारण से आपके सोर्स वोल्टेज वो कम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, आगे का है मेरे बच्चों टेक्निकल इंजीनियरिंग का है, आरआरबी पटना। द करेंट रेटिंग ऑफ 5 किलो ओम 1.2 वाट रजिस्टर, करेंट रेटिंग पूछ रहा है। तो हम बताए हैं ना, P इक्वल्स टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर आर, और आई की रेटिंग पूछ रही है, प्रश्न क्या है, आई कितना होगा। P आप रखिए 1/2, आई स्क्वायर यहीं तक रखिए, आर कितना है, आर 5, यहाँ पर लिखिए 10⁻3। अब क्या है, इस साइड लाइए, ये क्या हो गया, 5 से 2 को गुना किए तो 10, ये क्या हो गया 10⁻3। अब यहाँ से आपने निकाला तो ये क्या हो गया 10⁻4, और आई की वैल्यू जब आपने निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻2, वैल्यू क्या हो गई 1/100.01 आपकी वैल्यू आ गई। 0.01 जो आंसर होगा वही आपका डी होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। द करेंट रेटिंग ऑफ 5 किलो ओम 1/2 वाट रेसिस्टर इज
0.0। करेंट रेटिंग कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 0.01। 0.01 आपकी इसकी करेंट रेटिंग हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। आगे का देखते हैं। द सर्किट कंटेन टू अनइक्वल रेसिस्टेंस इन पैरेलल। बोल रहा है कि सर्किट है जिसमें टू अनइक्वल रेसिस्टेंस, मान लो ये हमारा R1 है, ये हमारा R1 नॉट इक्वल्स टू R2, मतलब R1 जो है R2 के बराबर नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अनइक्वल रेसिस्टेंस। कैसा सर्किट है? पैरेलल में। द लार्जर करंट फ्लो इन अ लार्जर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। आपको मालूम होना चाहिए I और R के बीच का रिलेशन क्या है। यदि R ज्यादा है, I आपका क्या होगा? कम होगा। बोल रहा है कि लार्जर करंट फ्लो करेगा लार्जर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ये गलत है। लार्जर करंट तभी फ्लो कर सकता है लोअर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस से। यदि आपका R ज्यादा है तो I क्या होगा? कम होगा। और आपका R कम है तो I आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। और R आपका ज्यादा है तो I आपका क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि R बढ़ेगा I भी आपको बढ़ेगी, जो कि पहली टोटली रॉन्ग है। क्योंकि R बढ़ेगा तो I क्या होगी? आपकी कम होगी। R बढ़ने से आपका I कभी भी नहीं बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। करेंट इज सेम इन बोथ। कैसे सेम हो सकता है? यदि R1 और R2 की वैल्यू यदि दोनों अलग अलग है तो कैसे समान करेंट फ्लो कर सकता है? जब R1 R2 के बराबर नहीं है तो I1 भी क्या होगा? I2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो करेंट इज सेम इन बोथ, ये भी आपका क्या है? रॉन्ग है। ये भी आपका रॉन्ग है। स्मॉलर करेंट फ्लो इन स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ये कैसे पॉसिबल है? R यदि घटेगा तो I भी आपका घटेगा? नहीं घट सकता है। R यदि घटेगा तो I आपका क्या होगा? बढ़ेगा प्यारे बच्चों। R के घटने से I आपका नहीं घटता है, R के घटने से I जो है हमेशा बढ़ा करता है। आगे लिख रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। तो क्या होता है? हमने जाना है यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों समान होता है, इसलिए लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो गया आपका क्या हो गया? सही हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? सही हो गया। आगे हम मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं। आगे है द रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ। रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस जो है मटेरियल का फंक्शन है इसका टेम्परेचर का, फ्रीक्वेंसी का, बोथ टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ द एबव। तो आपका जो उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि किसका ये रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस मटेरियल फंक्शन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ये दोनों की आपकी प्रॉपर्टीज हुआ करती। आगे के प्रश्नों को देखिए। डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेसिस्टर, इट इज नेसेसरी टू नो। तो पोलरिटी को आपको डिटरमाइन करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, तो लिख रहा है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू अ रेसिस्टर। इसको बारे में थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। बोल रहा है मान लो करंट I है, रेसिस्टर R से पास कर रहा है, कि पोलरिटी मतलब प्लस और माइनस को जानना है। तो ये कैसे जानेंगे हम? ये जानते हैं हम हमेशा डायरेक्शन ऑफ करेंट से। डायरेक्शन ऑफ करेंट, डायरेक्शन ऑफ करेंट जो है बताता है कि आपका रेसिस्टर के क्रॉस में आपकी पोलरिटी क्या होगी। ऑप्शन देखिए क्या है? डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रेसिस्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो गई आपकी? ये हमारी राइट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। आगे का एक और प्रश्न देख ले। आगे रेसिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर इज। अब बोल रहे आपको जानना होगा कॉपर और एल्युमिनियम। आपको मालूम होना चाहिए यू और एल्युमिनियम, कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एल्युमिनियम से, और जब भी कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉपर की रेसिस्टिविटी क्या होगी? एल्युमिनियम से कम होगी। ऑप्शन है लेस देन एल्युमिनियम। क्या बोल रहा है? रेसिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर इज लेस देन एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? सही हो गया, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है कॉपर की वो ज़्यादा होती है आपकी एल्युमिनियम से, इसलिए जो रेसिस्टिविटी है कॉपर की वो क्या हो गई है आपके मेरे प्यारे बच्चों? वो कम हो गई। आगे एक देख ले। टू नेग्लेक्ट द करेंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस अक्रॉस सोर्स आर। टू नेग्लेक्ट द करेंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर। आगे कुछ प्रश्न है कि मान लो एक आपका वोल्टेज सोर्स है और हमने
यहाँ पर एक टर्मिनल वोल्टेज भी लगाया है। टर्मिनल वोल्टेज मतलब ए और बी के बीच में जो वोल्टेज लगे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो सप्लाई है जो दे रहा है वोल्टेज उसको क्या कहते हैं? हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं। सपोज यहाँ पर करंट आई जाना बंद हो गया, और जब भी करंट आई जीरो जाना बंद होता है उसको क्या कहते हैं हम बाबू मेरे बच्चियों? ओपन सर्किट। तो क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। तो हमारे पास ऊपर क्या है लिखा हुआ है? ओपन सर्किटेड। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम यहीं रखते हैं। आगे फिर कल से हम उस सेशन को बढ़िया से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।